हेलो एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह। आप सबका दृष्टि के सीयूईटी यूजी प्रोग्राम 2024 में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीयूईटी यूजी में जो अभी पूछे गए प्रश्न हैं 2024 में जो पेपर हुआ है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं जरा यहाँ पर क्वेश्चंस को जरा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समवृत्ति संरचनाएं परिणाम हैं अभिसारी विकास का, अपसारी विकास, समानांतर विकास या प्रतिगामी विकास। इसी क्वेश्चंस को जरा यहाँ पर देखेंगे। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट, पैरेलल इवोल्यूशन या फिर रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो इसका जो सही आंसर होगा जरा उस पर चलते हैं। ये जो समवृत्ति संरचनाएं हैं परिणाम है ये है अभिसारी विकास के। इनका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, अगर आप चमगादड़ को देखते हैं और पक्षी को देखते हैं तो दोनों ही सेम पूर्वज से नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास पंख है और वो दोनों ही उड़ने के लिए यूज में लेते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित नहीं करता है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन में अगर आपको नेगेटिव वर्ड दिखता है उस टाइम पर आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि आपका पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं हम बहुत प्रेशराइज्ड होते हैं जब हम पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो नहीं पर अगर ध्यान नहीं गया तो आप गलत ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो नहीं कभी भी अगर आपको दिखे या नेगेटिव स्टेटमेंट दिखे तो उस पर आपको हाईलाइट करना है। तो यहाँ हमने देख लिया कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित नहीं करता है। तो आपके पास था प्राकृतिक वर्ण, अनुवांशिक विचलन और जीन पलायन। तो एक्चुअल में जो है वो तीनों जो है वो कहीं ना कहीं इनके पार्ट है, जबकि जो जीन पूल अगर आप देखेंगे तो जीन पूल जो है वो इनको प्रभावित नहीं करता है। करेक्ट है। और अगर इंग्लिश में इसको हम देखते हैं तो लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, मैंने क्या किया डज नॉट को हाईलाइट किया, डज नॉट अफेक्ट द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका जीन पूल। क्यों? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन माइग्रेशन ये कहीं ना कहीं इनके पार्ट है। डन, क्लियर हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नर वानर बंदर के समान था। अगर इस तरीके के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर आपको आपके सामने मिल जाते हैं तो उसमें आप डायरेक्टली आप इसको टिक करके आप अपना टाइम सेव करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इंग्लिश में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमेट्स वाज मोर लाइक एन एप, तो ड्रायोपिथेकस जो अभी हमारा आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यूक्लियोसोम हिस्टोन के डैश अणुओं से जुड़ा हुआ होता है। ये भी आपके ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आपको आंसर्स कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो ये आपका है 8 अणुओं से मिला हुआ होता है। इंग्लिश में देखेंगे न्यूक्लियोसोम इज एसोसिएटेड विद डैश मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन, द आंसर विल बी 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है ये। चलते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव जीनोम परियोजना से प्रक्षेपित सही कथनों का चयन करें। क्योंकि यहाँ पर बोला गया आपको कि सही कथन का चयन करना है, तो इसमें मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ही हम एक एक जो लाइंस है वो देखेंगे, फिर हम उसमें देखेंगे कौन कौन सा सही है। करेक्ट है। तो जरा चलते हैं जरा। फर्स्ट है आपके पास, मानव जीनोम में 3164.7 मिलियन बीपी होते हैं। करेक्ट है। जीन में औसतन 3004 होते हैं। करेक्ट। जीन की कुल संख्या 30,000 अनुमानित है। 50% से अधिक खोजे गए जीनों के कार्य अज्ञात हैं और जीनोम का 2% से कम प्रोटीन के लिए कूट लेखन करती है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंग्लिश में भी अगर आप देखते हैं तो ये सेम सारे आपके सामने ऑप्शन है और ये आपके लिए डी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगर आप आगे चलेंगे, जब भी आपके पास मैच द फॉलोइंग होगा तो सबसे पहले जो भी आपके पास मैच द फॉलोइंग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कोशिश करेंगे कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी हम यूज कर सकते हैं क्या कहीं से। तो ध्यान दीजिएगा जरा, इसमें एक आपके पास ये दिया हुआ है अपरा स्तनी और ये समकक्ष शिशुधानी। इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन देख लीजिए जरा। ये आपका प्लेसेंटल मैमल। प्लेसेंटा क्या होता है कि प्लेसेंटा के थ्रू जो होती है मदर जो होती है वो बच्चे को या जो भ्रूण होता है या जो फीटस होता है उसके पास क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो है वो सप्लाई होता है। जब हम फीमेल लेडी की बात करेंगे तो जो बच्चा होता है बच्चे के पास में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू आता है। तो सेम उसी तरीके से रिलेट करके आप समझ सकते हैं प्लेसेंटल मैमल के बारे में, आप ये समझ सकते हैं। करेक्ट है भाई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका जीटी कोड जो होगा वो आपका नम्बैट से, फिर आपके पास में बॉबकैट जो है वो आपका तस्मनाई बाग बिल्ली, फिर आपका हो गया लेमर, लेमर हो गया धब्बेदार कस्कस और उड़न गिलहरी हो गई आपकी उड़न फ्लेंजर। तो ये होगा आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं जरा
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब अगर आप क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो आपके पास क्या आता है, गलत कथन या कथनों की पहचान करें। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, गलत गलती से भी अगर मिस करेंगे तो आप गलत ऑप्शन पे चले जाएंगे। करेक्ट है ये? तो यहाँ देखिएगा, पहला ऑप्शन आपके पास है, टाइफाइड संक्रमण के गंभीर मामलों में आंतों में छिद्रण और मृत्यु हो सकती है। ये बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। पहले हमने गलत को हाईलाइट कर लिया जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ था, उसके बाद हम स्टेटमेंट की एनालिसिस करेंगे। तो टाइफाइड में अंदर क्या होता है, फीवर बहुत तेज होता है, रुक रुक के कुछ टाइम बाद रुक रुक के फीवर जो है चढ़ता और उतरता है, वीकनेस बहुत एक्सट्रीम हो जाती है। करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट सही था। सामान्य जुकाम में राइनो वायरस के कारण होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, निमोनिया के गंभीर मामलों में होंठ और उंगली के नाखून भूरे से नीले रंग में बदल जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ये निमोनिया में ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट आता है, ये वाला जो ऑप्शन है, निमोनिया सेलोविना के कारण होता है, ये गलत है। टाइफाइड बुखार की पुष्टि विडाल परीक्षण से की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। अब चूंकि यहाँ पर देखेंगे जो निमोनिया है वो गलत है, लेकिन मुझसे पूछा क्या है, गलत कथनों के बारे में आपको पहचान करना है। तो गलत कथन है कौन सा, केवल डी वाला। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? आपने एनालिसिस की, गलत जो था वो आपके दिमाग में सेट हो गया और उसी पर आकर आप टिक करेंगे, उसी अकॉर्डिंग आप OMR में आप फिल करेंगे। करेक्ट है? ये वाला पॉइंट बच्चा सबको समझ में आ गया? यही तरीका होना चाहिए जब भी आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैंने आपको यही बताया, यही तरीका है आपका इसको हाईलाइट करने का। इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में ऑकर इन सीवियर केसेस ऑफ टाइफाइड इन्फेक्शन। टाइफाइड को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस लेवल तक भी वो जा सकता है। और कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस, करेक्ट। लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर इन सीवियर केसेस ऑफ निमोनिया। कुछ केसेस निमोनिया में ऐसे भी हो जाता है। और चूंकि मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था, तो इनकरेक्ट केवल ये वाला है, निमोनिया इज कॉज्ड बाय सेलेमिला, टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय विडाल टेस्ट, ये सही स्टेटमेंट है। क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है तो मेरे पास इनकरेक्ट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ये? चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपके पास में क्या दे दिया, मैच द फॉलोइंग आपके सामने दे रखा है। मैच द फॉलोइंग में अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका साइटोकाइन ग्रोथ जो है, ये आपका रिलेटेड है इंटरफेरॉन से। फिर आपके पास शारीरिक रोध जो है वो आपका है स्लेमा आलेप। फिर कोशिकाएं जो रोध है वो है आपका खशखाड़ू। और फिर इसके बाद से काइकी रोध जो है वो आपका आंखों से आंसू। अगर आप इसमें जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं साइटोकिन बैरियर, फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। और अगर आप एग्जाम्पल्स में जाते हैं, म्यूकस कोटिंग, टीयर्स फ्रॉम द आई, फैगोसाइटिस एंड देन इंटरफेरॉन्स। करेक्ट है? तो ये हो गया आपका, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर अगर आपने देखा है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका होगा, वो आपका डी वाला ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है? डन। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। स्मैक के बारे में देखेंगे। स्मैक रासायनिक रूप से क्या है? स्मैक जिसको हम हीरोइन भी बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डाइसिटिल मॉर्फिन होता है। बेसिकली ये व्हाइट कलर का होगा, ऑर्डरलेस होगा, है ना? तो ये ध्यान रखेंगे जरा। और ये है स्मैक इज केमिकली डाइसिटाइल मॉर्फिन। ठीक, क्लियर है ये? इसके बाद से चलते हैं जरा आगे। नेक्स्ट है आपके सामने प्रतिरक्षी का स्राव करती है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? बी कोशिकाएं जो होती हैं, बेसिकली ये एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करते हैं। इंग्लिश में देखेंगे, एंटीबॉडीज आर सिक्रेटेड बाय बी सेल्स हो जाएंगे, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, सारे जो क्वेश्चन जो होते हैं, जो पेपर में होते हैं, वो सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, ना सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, ना ही सारे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पेपर में जो दे रखे हैं क्वेश्चन, कौन से ऐसे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आंसर्स आपके सामने, वहां से टाइम सेव करेंगे। और जो ऐसे क्वेश्चन है, जो लेंदी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, उसमें उस बचे हुए टाइम को हमें वहां पर यूटिलाइज करना है। ठीक, क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाहित मल उपचार में अर्णक है अवसादन के दौरान स्थिर होने नीचे बैठने वाले ठोस पदार्थ। प्लावी जो प्राथमिक आपकन के ऊपर बनता है। कवक तंतुओं से जुड़े जुआड़ियों का झुंड है।
या फिर जीवाणु जो अवायवीय रूप से बढ़ते हैं उन्हें अवायवीय आंपक संपाचित्र भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, इंग्लिश में देखते हैं। इन सीवेज ट्रीटमेंट फ्लॉक्स क्या होते हैं? जब हम सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं, आपने देखा होगा कि अलग अलग जैसे इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसकी भी ट्रीटमेंट की जाती है। तो इसी तरीके से जो सीवेज है उनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। उनके अंदर जो फ्लॉक्स है वो क्या होते हैं? जो फ्लॉक्स होते हैं वो होते हैं द मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, ये होते हैं। और हिंदी में अगर हम देखेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर कवक तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं का जो झुंड है वो आपका क्या हो जाएगा, जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, आपके जो फ्लॉक्स है ये हो जाएंगे। करेक्ट है, डन। चलिए जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा हम देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। जब भी आपके पास से इस तरीके का मैच द फॉलोइंग होगा, आपको देखना है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी हम जाने की कोशिश करेंगे। करेक्ट है, तो यहां पर देखिएगा जरा, ये हो जाएगा इससे, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, और ये आपका इससे रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन आपके पास कहां से मिल जाएगा? इससे मिल जाएगा। करेक्ट है, सेम इसको आप देख सकते हैं, जो कि आपके यहाँ पर प्रोडक्ट और ये जो ऑर्गेनिज्म है इनको आप कर सकते हैं। डन। चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। ये जो क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है आपका, डैश एफिडस और मच्छरों के लिए जैव नियंत्रण का कारक जो होगा, जैव नियंत्रण कारक रूप में उपयोग में लाए जाने वाला जो भृंग है उनके बारे में आपको बताना है। टाइकोडर्मा होगा, ड्रैगन फ्लाई होगा, लेडी बर्ड होगा, या फिर सिल्वर फिश होगा। और अगर आप इंग्लिश में जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, द बीटल यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर एफिड्स एंड मॉस्किटोज। तो एनसीईआरटी में दोनों नाम दे रखे थे, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई। तो जो आपका लेडी बर्ड है वो आपका, चूंकि दोनों वर्ड दे रखे हैं लेकिन जो फर्स्ट वर्ड है वो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी आपका लेडी बर्ड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका अनुप्रवाह संसाधन विधि में शामिल है पहचान, किवंटन, प्रवर्धन, आपका शोधन। तो जरा देखेंगे यहाँ, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या होता है? क्या इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन होगा जिसको हम पहचान बोलते हैं, या एम्प्लीफिकेशन होगा, फर्मेंटेशन जिसको हम किवंटन बोलते हैं, जैसे जो जिस प्रोसेस से डोसा बनता है फर्मेंट करके, या फिर प्यूरिफिकेशन होगा? तो बिल्कुल है, ये आपका प्यूरिफिकेशन होगा। हिंदी में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? शोधन हो जाएगा। करेक्ट है ये। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। नेक्स्ट आपके सामने आता है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव और अपने कोशिका भित्ति छिरोड़ एंजाइम के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो ना, आप सही सही आंसर टिक कर रहे हो। पेपर को ट्रिकी बनाने के लिए बीच बीच में नेगेटिव स्टेटमेंट दिए हैं ताकि इससे ये चेक हो सके कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। तो उस टाइम पर जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, नहीं पर आपका ध्यान बहुत अच्छे से होना चाहिए। क्वेश्चन को कभी भी बहुत लाइटली और बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, इसलिए आप गलत आंसर पे आप जा सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें नहीं पर, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको रीड करना है। तो चलते हैं जरा यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि मेल नहीं खाता है ये आपसे पूछा था। कवक, काइटिनेज, शैवाल, मिथाइलेज, पादप कोशिका, सेल्यूलोज, जीवाणु, लाइसोजाइम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेल नहीं खाता है तो वो आपके लिए हो जाएगा शैवाल, मिथाइलेज। कवक का अगर देखेंगे काइटिनेज, पादप कोशिका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। जैसे आपको पता होगा कि जो आपके जो प्लांट सेल होते हैं वो जनरली आपका सेल्यूलोज जो है उनसे बने हुए हैं। सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो हम ह्यूमन सेल्यूलोज नहीं पचा सकते, लेकिन अगर आप एनिमल्स को देखा, जैसे काऊ को अगर आप देखेंगे तो वो सेल्यूलोज को पचा ले जाते हैं, ठीक है। और आपका जीवाणु का लाइसोसोम, तो हमारे मेल नहीं खाता था इसलिए हमने ये आंसर दिया है। नेक्स्ट इसी को इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मैच पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट्स रिस्पेक्टिव सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा था तो ये है, और इसमें फंगी का काइटिनेज जो कि काइटिन, प्लांट सेल सेल्यूलोज हो जाएगा, और बैक्टीरिया लाइसोजाइम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है आपका, बैक्टीरिया के रूपांतरण की प्रक्रिया में, ध्यान से देखेंगे जरा, ये है आपके पास, बैक्टीरिया के रूपांतरण की प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों को प्रारंभ में
अंत तक, प्रारंभ एक्चुअल होना चाहिए था, प्रारंभ से अंत तक आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, आपको सीक्वेंस वाइज आपको बताना है कौन सा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो जरा हम देखेंगे तो हमें एक चीज तो समझ में आती है, यहाँ पर द्विसंयोजन धनायक के साथ उपचार जो होगा वो आपके पास फर्स्ट आएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास कहाँ कहाँ से मिल रहा था, इन दोनों में। हमेशा ही ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को भी यूज करेंगे, वहां से भी आपका काम हो जाएगा, करेक्ट है। उसके बाद से इनके बाद अगर आप देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा, आरडीएनए। यानी यहाँ मुझे साफ साफ समझ में आ गया था, दूर से ही मुझे समझ में आ रहा था मेरा सही ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा। अगर मुझे ये समझ में आ गया कि पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा, और ये वाला जो ऑप्शन में था वो मेरे पास केवल यहीं पर था, इससे आगे बढ़ने की मुझे जरूरत थी नहीं, क्योंकि मुझे पेपर को कम से कम समय में सही ऑप्शन को टिक करके मुझे आगे चलना था। अगर मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि मेरे पास पहले ये होगा फिर ये होगा, ये दोनों ऑप्शन मेरे पास सिर्फ एक जगह पर दिख रहे हैं, तो इससे आगे हम नहीं जाएंगे, अपना टाइम बचाएंगे और आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तरीका होना चाहिए, करेक्ट है भाई। तो आइडियली देख लीजिएगा, सबसे पहले द्विसंयोजन धनायक के साथ उपचार, उसके बाद आरडीएनए और जीवाणु कोशिका बर्फ पर उष्मायन के साथ रखना, फिर उसके बाद हम देखते हैं ताप प्रघात उपचार के लिए, और उसके बाद फिर आपके पास में आ जाएगा उन्हें फिर से बर्फ पर रखना और प्रतिजैविक युक्त अगार पट्टिका पर चयन करना। करेक्ट है भाई। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। इसी को आप इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं, सही आंसर ऑलरेडी हमने बता दिया है आपको, ठीक। तो चलेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा चलते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए, ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, गलत है नहीं है, ये जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो गया, एलाइजा द्वारा डीएनए के खंडों को अलग किया जा सकता है। यहाँ पर रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से डीएनए का एक खंड को परपोषी पोषक जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है। पुनर्योग पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में वांछित डीएनए खंडों का विलगन शामिल नहीं है, और डीएनए लाइगेज का उपयोग डीएनए के खंडों को वाहक में जोड़ने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस स्टेटमेंट में ये देखिए कितनी दूर जाके नहीं दिया है, अगर आप जरा सा भी आप चूकेंगे तो आप गलत जगह पर जा सकते हैं। सेम स्टेटमेंट को जरा यहाँ देखते हैं इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। जब भी इनकरेक्ट की बात होगी तो उस टाइम हमें साफ साफ समझ में आता है कि हमें क्या करना है, अलर्ट रहना है। तो जरा देखेंगे, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय ELISA, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium. Recombinant DNA technology does not involve isolation of a desired DNA fragment, and then DNA ligase are used for stitching DNA fragments into a vector. तो इसमें चूंकि गलत पूछा है तो गलत इसमें से A और C है, यानी A और C जो है गलत है। तो सही कौन कौन से हो गए आपके, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम, करेक्ट, ये वाला सही है। और डीएनए लाइगेजेस आर यूज्ड फॉर स्टिचिंग डीएनए फ्रैगमेंट इनटू अ वेक्टर। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो जो पिछला वाला हमने यहाँ देख रहे थे, इसमें से चूंकि हमें क्या पूछा गया था, गलत, तो गलत में से आपके पास ए और सी का हो जाएगा, ठीक, क्लियर है ये। चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा, अब आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इनमें से कौन से कथन है जो कि सत्य है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। अच्छा, कौन से सत्य है ये आपको बताना था। तो आपके पास है क्वेश्चन है, रोजी से मिलने वाला दूध पोषण की दृष्टि से मानव शिशुओं के लिए मानव दूध से अधिक संतुलित होता है, पहला। दूसरा है आपके पास में, बायोपायरेसी का तात्पर्य है बिना एमएनसी के अनुमोदन के जैव संसाधनों के उपयोग से है। तीसरा, जीआई ACGMO और GM अनुसंधान की क्रमशः सुरक्षा और वैधता के लिए निर्णायक निकाय है। और फिर लास्ट में, परजीवी जंतु रोग के विकास में जीन के योगदान को समझने में हमारी सहायता करते हैं, करेक्ट है। तो ध्यान से देखेंगे इंग्लिश में भी, जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, आपको ये बताना है कि इनमें से सही कौन सा है वो आपको बताना है, करेक्ट है। तो सही अगर आप देखते हैं तो इनमें से मुझे साफ साफ समझ में आता है कि C और D जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। GAC क्या है, ये एक डिस्टिंक्टिव बॉडी है जहां पर सेफ्टी और वैलिडिटी ऑफ GMO आपने देखा होगा, और GM रिसर्च के बारे में होता है, करेक्ट है। और दूसरा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, ये बिल्कुल सही है। और ये दो ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपके लिए
ये और ये जो है यहाँ पर, चूंकि ये सत्य है तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है। तो चलते जरा और आगे की तरफ, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2। अगेन फिर आपके पास आ गया, क्या आ गया, मैच द फॉलोइंग। जरा देखेंगे मैच द फॉलोइंग में आप देखिए, ये है आपका ट्रांजिशन और ये है आपका उपयोग या फिर जो आप उत्पाद यहाँ पर करेंगे। करेक्ट है। तो फर्स्ट हो गया आपका अल्फा 1। यहाँ पर देखेंगे जरा इनका कैसे रिलेशन हो जाएगा, ये हम कहाँ यूज कर रहे हैं, इसमें। फिर आपके पास कपास के मुकुल क्रिम में प्रति अर्थ आरएनए आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और ये आपके पास हो गया। करेक्ट है भाई। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल गया, 19th ऑप्शन में। करेक्ट है, ये देख रहे हैं। तो ये रहा आपका। ठीक है, चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, जरा देखेंगे जीएसी का विस्तार करेंगे। जीएसी का जो विस्तार करेंगे जरा देखेंगे, इसमें इनके जो ऑप्शन है ये आपको सामने दिख रहे हैं। इंग्लिश में भी जरा हम देखते हैं जरा। ये हो गया, यानी कि जीएसी का डायरेक्टली वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इनका फुल फॉर्म। तो ये हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकमेंडेशन कमेटी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर जाएंगे तो ये भी आपके पास फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चलते हैं। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई कीट बीटी पौधे को खाता है तो डैश में निष्क्रिय प्रोटीन के सक्रिय प्रोटीन में परिवर्तन के कारण कीट की मृत्यु हो जाती है। क्या लगता है इसमें क्या आंसर होना चाहिए था? तो साफ साफ समझ में आता है, आंत के क्षारीय जो पीएच हो जाएगा उसकी वजह से होगा। सेम क्वेश्चन को आप देखिए जरा इंग्लिश में। When an insect eats a plant, the insect dies due to the conversion of inactive protein into a active protein। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सेम एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंटेस्टाइन, इसकी वजह से आपका ये हो जाएगा। करेक्ट है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, यहाँ पर देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार इस तरीके की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आपने देखी ही होंगी। यहाँ पर अगेन आपको मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें है अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया और इनकी विशेषताएं हैं। सहभोजिता कहाँ पर होगी, पकारिता कहाँ पर होगा, है ना, और फिर परजीविता कहाँ पर होगा, ये सारा आपने सब कुछ देखा हुआ है। करेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आप देखते हैं, इसको जरा हम इंग्लिश में देखें, नाम जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत क्लियर साफ साफ समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर हम देखते हैं, आप देखिए नेक्स्ट आपका आता है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कमेंसलिज्म कब होगा, म्यूचुअलिज्म कब होगा, एमिनलिज्म कब होगा, पैरासिटिज्म कब होगा। तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। जरा यहाँ पर देखिएगा। हाँ जी, अब आपको ना कई बार आपने सुना होगा पैरासाइट के बारे में सुना होगा, या फिर अगर आपने कभी लाइकेन के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो लाइकेन में एल्गी और फंगस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पैरासाइट में एक का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है, ये आपने देखा होगा। तो जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या होता है, जब हम कमेंसलिज्म के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, वन स्पीशीज बेनिफिट, एक को फायदा हो रहा है यहाँ पर, और जो दूसरा है वो अनएफेक्टेड है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, एक को फायदा दूसरे को नुकसान हो रहा है। जैसे हाँ जी, कमर्शियलिज्म में तो वन स्पीशीज बेनिफिट एंड अदर रिमेन्स अनएफेक्टेड। जो है इस तरीके से, जैसे कई बार होता है ना कि कुछ एक दूसरे के ऊपर होस्ट होते हैं, बालों के अंदर जो है वो जुएं हैं, जुओं का फायदा हो रहा है लेकिन जिसके ऊपर उसका नुकसान हो रहा है। इस तरीके से ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं। फिर आपके पास आता है बी का थर्ड। यहाँ पर देखेंगे जरा, यहाँ पर म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, दोनों का कहीं ना कहीं फायदा होता है। कहते हैं ना भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड। ठीक है, अब आते हैं जरा एमिनलिज्म पे। अगर हम आते हैं तो यहाँ से समझ में आएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनएफेक्टेड, यानी एक को नुकसान हो रहा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर अगर हम जाते हैं पैरासिटिज्म में, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा, जो हम पैरासिटिज्म वाला मैं बोल रही थी, मैं आपको वही बता रही थी, एक का फायदा हो रहा है। और यहाँ पर देखिएगा जरा, वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एट द एक्सपेंस ऑफ अदर वन स्पीशीज, यानी जब पैरासाइट है तो ये क्या हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक को फायदा हो रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर वन स्पीशीज। ठीक, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पर मैंने अभी आपसे डिस्कस की
वो समझ में आ जाएंगी। ठीक, क्लियर हो गया, डन। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखेंगे जरा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक देश में, यहाँ देखिएगा, एक देश में किसी समय एक समिष्ट में युवा और वयस्क जो परिपक्व हैं लोगों की संख्या क्या थी, समान थी। किस प्रकार की विधि को दर्शाता है? ऑब्वियस सी बात है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, इसमें कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन देखना था और आंसर करना था। इन अ कंट्री एट एनी टाइम द पॉपुलेशन हैज द सेम नंबर ऑफ यंग एंड द मैच्योर्ड वन। सेम नंबर अगर यंग के हो गए या फिर मैच्योर के हो गए तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ डज इट रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तभी हम यहाँ पर स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। करेक्ट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकट संबंधित प्रजातियां अनिश्चित काल तक सह अस्तित्व में रह सकती है और गॉसे के स्पर्धी अपवर्जन नियम का उल्लंघन यहाँ पर देखेंगे, और ये आपका है अधोमुखी घटिया प्रजातियों का उन्मूलन करके, संसाधन का विभाजन करके, एक दूसरे के साथ सहजीवी रूप से पारस्परिक क्रिया करके, चराई के क्षेत्र को बदलकर। सेम इंग्लिश में देखते हैं, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन कोएग्जिस्ट इनडेफिनिटली एंड वायलेट द गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एलिमिनेटिंग द इंफीरियर स्पीशीज, क्या हम एलिमिनेट कर रहे हैं जो हमसे जो कहीं ना कहीं इंफीरियर स्पीशीज होगा, या फिर रिसोर्स पार्टीशनिंग कर रहे हैं, इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर सिम्बायोटिकली, जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होता है, सहजीविता का रिलेशनशिप। जैसे अगर आप देखेंगे सहजीविता हम कब बोलते हैं कि अगर भैंस अगर घास चर रही है उसके ऊपर अगर बगुला बैठा हुआ है तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर सहजीविता कैसे हो रही है, आप ये देखिएगा कि भैंस की सफाई हो रही है और बगुले को अपना भोजन मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। करेक्ट है, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो ये उसके बारे में बात करें, चेंजिंग द एरिया ऑफ द ग्रेजिंग, तो इसमें से क्या हो जाएगा आपके पास, रिसोर्स पार्शनिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। हिंदी में अगर हम देखेंगे संसाधन विभाजन करके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। करेक्ट है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा खनिजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित की मुक्ति में सहायता करती है। ठीक है, पहला, अपरद और ह्यूमस के गठन से अकार्बनिक पोषक तत्व, ह्यूमस से कार्बनिक पोषक तत्व, ह्यूमस से अकार्बनिक पोषक तत्व, अपरद से कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व। ध्यान से समझते हैं जरा, यहाँ पर चलेंगे इंग्लिश में देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ, यानी जब हम मिनरलाइजेशन जो होती है प्रोसेस की, प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन कौन कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, तो ये किस चीज में हेल्प करेगा, क्या रिलीज होगा, तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डिट्रेस एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस कब मिलता है, अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आता है, जो भी डेड एंड डिके आपके जो है पत्तियां हैं सूख रही हैं या फिर कुछ और छोटे मोटे कीड़े हैं, जब उनकी डेथ होगी तो वो धीरे धीरे करके ह्यूमस जो है पे कन्वर्ट होंगे। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ह्यूमस, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ह्यूमस, या फिर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डिट्रेस। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था आपके लिए, तो साफ साफ समझ में आता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कहाँ से मिल रहे हैं, ह्यूमस से। करेक्ट है, तो यहाँ पर देखेंगे ह्यूमस से अकार्बनिक पोषक तत्व, ये हो गए आपके आंसर्स। करेक्ट है भाई, चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ताओं की जैव मात्रा उत्पादकों से अधिक है, और ऑप्शन है आपके सामने, वन, घास का मैदान, मरुस्थल और समुद्र। इसी क्वेश्चन को जरा इंग्लिश में देखते हैं जरा। यहाँ पर लिखा है, इन विच इकोसिस्टम इज बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि जो फर्स्ट लेवल पर आपके जो कंज्यूम कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं, आर ग्रेटर देन द प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो आपके पास, यानी कि अगर जैसे अगर आप लैंड में अगर आप देखते हैं तो आपके पास में जो प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे वो कौन से हो जाते हैं, जो कि प्लांट हो जाएंगे। करेक्ट है, तो इसी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा इकोसिस्टम हो जाएगा, इज द इन विच इकोसिस्टम बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर आर ग्रेटर देन आपके प्रोड्यूसर से हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साफ साफ मुझे समझ में आता है, इसमें क्या हो जाएगा आपका जू प्लैंक्टन, जो कि समुद्र में होंगे, उनके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ताओं की जैव मात्रा उत्पादकों से कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया। तो ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा नंबर्स में हो गए, किससे, प्रोड्यूसर से। ठीक है भाई, चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखेंगे जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, अपघटन के संदर्भ में देखेंगे, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए।
चूंकि यहाँ पर ये बोला गया है सही कथन है, तो हम इसमें कुछ भी मार्क नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन से अपघटन एक अवायवीय प्रक्रिया है, यानी कि अगर आप देखा जाएगा एनरोबिक के बारे में बात करें, यानी कि जहां पर एयर का प्रेजेंस नहीं है। अपरद की अपघटन दर इसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। पानी में घुलनशील कार्बनिक पोषक तत्व मिट्टी में जाते हैं और निछालन की प्रक्रिया में अवक्षेपित हो जाते हैं। खनिजीकरण के बाद ह्यूमिफिकेशन आता है, ये रहा, और इसमें से ऑप्शंस में से चूज करने हैं। इंग्लिश में अगर हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिकम्पोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग। डिकम्पोजिशन का मतलब हमें साफ साफ समझ में आता है कि जैसे जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक अपनी लाइफ साइकिल होने के बाद धीरे धीरे वो क्या होगा, जब उनकी डेथ होगी तो आपका कहीं ना कहीं धीरे धीरे सड़ना गलना, उस प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। करेक्ट है। तो डिकम्पोजिशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कैसा स्टेटमेंट है, जो कि गलत स्टेटमेंट है, यानी कि ये यहाँ पर नहीं हो पाएगा। करेक्ट है भाई। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर हम जाएंगे, यहाँ पर ये देखेंगे जरा, डिकम्पोजिशन आर अ रेट ऑफ डिस्ट्रेस डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ इट। बिल्कुल सही है। वाटर soluble organic nutrient go into the soil and get precipitate in the process of leaching, ये गलत है। ह्यूमिफिकेशन फॉलोज मिनरलाइजेशन, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पर देखा गया था खनिजीकरण के बाद ह्यूमिफिकेशन आता है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है सबको समझ में। तो ये दोनों जो ऑप्शन थे ये आपके करेक्ट ऑप्शन थे। चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा यहां देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको ये दिख जाएगा, जरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है, यानी यहाँ पर आपके पास मैच द फॉलोइंग है। ये क्या है, आपकी अवधारणाएं और अभिव्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। करेक्ट है। अवधारणाएं और हम किसके बारे में बात करें, अभिव्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपके पास इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या क्या चीजें हैं, जरा देखेंगे। स्टैंडिंग स्टेट के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये हो गया अस्थायी अवस्था, यानी स्टैंडिंग स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ स्टैंडिंग स्टेट है। द्वितीय उत्पादकता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर आपके पास में स्टैंडिंग क्रॉप है, यानी स्थित शस्य जो होगा, खड़ी फसल के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। करेक्ट है। खड़ी फसल को अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक निश्चित समय पर पोषण स्तर पर जैव पदार्थों का द्रव्यमान, ये मुझे साफ साफ समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, और आपके पास ये ऑप्शन है। तो जरा चलते हैं, जरा एक बारी अगर मैं ऑप्शंस को यहाँ पर देखने की कोशिश करूं, मैं यहाँ पर अगर हम देखते हैं और अगर हम इसको ऑप्शंस को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो जरा देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। मुझे एक तो चीज समझ में आई, सी का जो थर्ड वाला ऑप्शन था, इन दोनों में से हम एक को कर सकते थे। करेक्ट है। कैसे मुझे पता चल गया, क्योंकि हमें श्योरिटी हमें किस चीज की है कि भाई सी का जो थर्ड वाला ऑप्शन अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है। करेक्ट है। अब और ऑप्शन जरा देख लेते हैं। फिर आपके पास में ए के लिए देखिएगा जरा, यानी ये वाला तो 100% श्योरिटी हमें दिख गया। उसके बाद से हमारे पास अगर मुझे केवल फिल्टर आउट ही करना है, केवल हमें क्या करना है, फिल्टर आउट ही करना है, तो जरा हम देखेंगे किनमें से हम देखकर इसको फिल्टर आउट कर सकते थे। जरा यहाँ देखेंगे। हाँ जी, स्थायी अवस्था के लिए हमने, हाँ स्थायी अवस्था अगर मुझे यहाँ पर दिख रहा था तो यहाँ से भी हम ये काम कर सकते थे। जरा देखेंगे, यह एक निश्चित समय पर मिट्टी में खनिज पोषक तत्वों की मात्रा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास दिख गया था। अगर दो ऑप्शन दिख गया कि ए का फोर्थ है, क्योंकि स्थायी अवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो एक निश्चित समय पर मिट्टी में खनिज पोषक तत्वों की जो मात्रा है उसी के बारे में हम बात करें, तो इन दो ऑप्शन से भी अगर आप देखेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एक तो ये वाला ऑप्शन और एक C3 वाला ऑप्शन। तो यहाँ देखिएगा जरा, ये आपको कहाँ दिख गया, एक इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है। ये और दोनों ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहीं और नहीं मिल रहा था, इसीलिए आप डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन पर आकर आप अपना टाइम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। करेक्ट है भाई। ये वाला पोर्शन सबको समझ में आ गया, डन, ठीक है। तो चलते हैं जरा हम और आगे क्वेश्चंस की तरफ जरा चलेंगे। आगे आपको ना इस तरीके का स्टेटमेंट आपको दिखेगा, जरा देखिएगा। जब भी इस टाइप के स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर ना आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो अब आपको ये आइडिया लग जाता है, अब आपसे अलग से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा है, कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड पूछेगा। तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपको इस पर कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट करना है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपकी इन लाइनों पर होना चाहिए। देखते हैं जरा, परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए, अगले 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। यानी कि अब आपके पास में आपको जो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए जो जगह
यही केवल यही लाइनें देखते हैं जरा। भारत सामाजिक लक्ष्य के रूप में पूर्ण जनन स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर देखें, कार्य योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत करने वाले विश्व के पहले देशों में से एक था। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पूर्ण जनन स्वास्थ्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे परिवार नियोजन, यानी ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मेंटली आप प्रिपेयर हो गए कि किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। तो फैमिली प्लानिंग के बारे में बात हो रही है, परिवार नियोजन के बारे में बात हो रही है। अब उसी के कॉन्सेप्ट दिमाग में घूमने चाहिए। आगे ये जो कार्यक्रम है ये 1951 में हुआ, शुरू किए गए। पिछले दशकों में समय समय पर इनका मूल्यांकन भी किया गया। गवर्नमेंट जितने भी इनिशिएटिव लेती है टाइम टू टाइम उसको वो भी करती है, उसका मूल्यांकन भी करती है, कितना सफल रहा कितना नहीं रहा उसके बारे में। फिर प्रजनन से संबंधित आवधिक क्षेत्रों को शामिल करने वाले बहुत उन्नत और व्यापक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। ऐसा होता है टाइम टू टाइम, अलग अलग इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है, उसको देखती है कि भाई उसके क्या आउटकम आए हुए हैं। जनन संबंधी यानी अब अगेन जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों के अंदर में जागरूकता पैदा करना। जब भी कोई गवर्नमेंट कोई जो कोई प्लान लेकर अगर आती है तो आपने देखा होगा टीवी पर भी उसके बारे में बताया जाता है, या फिर आपका जो है अनाउंसमेंट की जाती है, या फिर अगर गांव के लेवल पर है तो कहीं ना कहीं पंचायत से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपने कभी सुना हो इस सब के बारे में, तो जागरूकता कहीं ना कहीं बताई वो पैदा की जाती है। प्रजनन क्षमता वाले स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए सुविधाएं और समर्थन प्रदान करना इन कार्यक्रमों के प्रमुख कार्य हैं। तो यहाँ पर मुझे ये आइडिया लग गया था किसके बारे में बात हो रही है, हेल्थ के बारे में बात हो रही है। पूर्ण जनन स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए ये आपका किया गया। आगे चलते हैं, जरा क्वेश्चन को जरा देखेंगे। यही सेम चीज आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है और यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में बात करें, फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करें। इस टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती रहती है, रन करती रहती है, साथ के साथ इवेल्युएट भी कर रहे होते हैं कि हाँ ये कितना सक्सेसफुल रहा या इसमें लोग कितने अवेयर हुए, क्या आउटकम है इसका। ये अब क्वेश्चन क्या है आपके पास में, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? जैसे ही हम नहीं देखेंगे, नहीं को हम करेंगे हाईलाइट, यानी कि कौन से ऐसे डिजीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं हुए हैं। करेक्ट है, तो आप देखिएगा साफ साफ यहाँ पर जैसे आपने ये देखा कि सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होगा तो आपने फाइलेरिया जो आपका है फाइलेरिया, इस पे आपने तुरंत टिक कर दिया, टाइम अपना बचाया और आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो आपको अलग से करना पड़ेगा। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जरा चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में अगर आप देखेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी ये जो टॉपिक है ये है जो आपका है मेडिकल जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, के संबंध में कुछ आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको ये बताना इनमें से गलत कौन है। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर आप देखेंगे इंडिया में जो है हर एक कंट्री का एक अपना अपना रूल होता है, तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इनके भी कुछ रूल्स हैं कि कब जो है टर्मिनेशन कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पहला आपके पास में ये सारे ऑप्शन दे रखे, इनमें से आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा होगा, वो आपको बताना था। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए, इन्हें पहली तिमाही के दौरान सुरक्षित माना जाता है, यानी कि जब फर्स्ट ट्रिमेस्टर में किसी बेबी को अगर कोई चैलेंज हो गया, अगर लगता है कि अबॉर्ट कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रिमेस्टर में क्या उसको करा सकते हैं? हाँ करा सकते हैं, इसमें कोई चैलेंज नहीं होता है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर आपका 3 महीने का होगा। दूसरा, भारत में इसे 1971 से वैध माना गया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर इस चीज को लेकर अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो किसके रेफरेंस में की जा रही है? इंडिया के रेफरेंस में की जा रही है। तीसरा है विशिष्ट आधारणों पर 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय के साथ एमटीपी 24 सप्ताह, 24 सप्ताह का मतलब समझते हैं आप। तो अब क्या होता है कि 24 सप्ताह के बाद से जो है अबॉर्ट नहीं करा सकते, तो इसीलिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो लिखा है गलत स्टेटमेंट आपको बताना था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या 24 वीक के बाद भी किया जा सकता है? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जैसे मैंने गलत देखा तुरंत इसके आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूछा ही यही था और 100% हम श्योर थे कि भाई इसके बाद से प्रेगनेंसी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो आपका अबॉर्ट नहीं होगा या टर्मिनेशन नहीं होगा। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, डन। इसके आगे ये करने की जरूरत थी नहीं, और कहीं से अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर जानकारी के लिए करें तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि इसमें भी कुछ दिक्कत है नहीं और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। करेक्ट है, क्योंकि गलत बताना था तो गलत पे हम टिक कर दिया, पेपर में समय बचाया और हम आगे की तरफ जरा बढ़ेंगे। अब आते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, देखिएगा यहाँ पर भी इनकरेक्ट है, तो ये वाला
नेक्स्ट चलते हैं जरा। ये रहा आपके पास में जो मैच द फॉलोइंग है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। विभिन्न सहायक जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और यहाँ पर शामिल प्रक्रिया जनन जो जनन प्रौद्योगिकियां हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये तो ऑप्शंस है, यहाँ पर देखिएगा ये डिफरेंट असिस्टेड क्या है, यहाँ पर प्रोसीजर्स इन्वॉल्व रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जरा देखेंगे, जरा क्वेश्चन को जरा देखेंगे, उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे। करेक्ट है भाई। तो यहाँ देखिएगा, अगर मैं जिफ्ट के बारे में बात करूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 8 ब्लास्टोमियर तक निषेचित अंडे को फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करना, ये आपको साफ साफ जिफ्ट के लिए समझ में आ जाएगा। करेक्ट है भाई। इसके बाद से जरा हम चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये देखिएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ICSI अगर हम इसके लिए अगर हम जाएंगे तो ये आपको क्या दिख जाएगा, अंडाणु में सीधे शुक्राणु को इंजेक्ट करके भ्रूणों का जो निर्माण करना है, वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ICSI के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट है भाई। तो ये जो 2 ऑप्शंस थे, यानी कि A का 3rd और B का 1, A का 3rd और B का 1, ये हमें साफ साफ अगर आप देखेंगे तो ये आपको कहां पर मिल जाएगा, B वाले ऑप्शन में। यहाँ से आप अपना टाइम बचाएंगे और आप यहाँ से ही मुझे साफ साफ समझ में आ गया, तो ये 2 स्ट्रॉन्ग ऑप्शन थे, तो हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। करेक्ट है भाई। आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, ध्यान से दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस वाले क्वेश्चन में भी आपको यही बोला गया, नहीं बोला गया है? ध्यान दीजिएगा, ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि महिलाओं के लिए नहीं है, ये आपसे नहीं पर पूछा गया है। तो जब भी आपसे नहीं पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, पहली बात तो हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो IUD, स्तनपान जो है आपका, लैक्टेशनल एमोनोरिया है, और फिर आपका वासेक्टोमी जो है ये आपका मेल के लिए है, ये ध्यान रखेंगे। तो इनमें से जो गलत पूछा था, ऑब्वियस सी बात है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। इसी सवाल को जरा आप इंग्लिश में देखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज नॉट फॉर वुमेन, तो ये आपका हो जाएगा वासेक्टोमी, बाकी ये मेल के लिए। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। करेक्ट है। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला सवाल भी बहुत आसान सा सवाल है, जरा देखेंगे। सहेली जो है एक मुंह द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली है, जिसे सप्ताह में एक बार कहीं ना कहीं खाई जाती है। इसके आपने टीवी पर अगर आपने देखा होगा तो इसके ऐड भी आते हैं, कभी देखा है क्या इसके ऐड, अगर आपने देखा हुआ हो तो ये हो जाएगा, गोली के रूप में जाना जाता है, डैश द्वारा विकसित की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा CDRI के द्वारा। करेक्ट है, ये देखिएगा CDRI। ठीक, इसके आगे सवाल करते हैं, जरा नेक्स्ट वाले सवाल पर चलेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगेन यहाँ पर भी आपको क्या दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है और उसके बारे में पूछा गया। तो गद्यांश को हमें क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है और अगले 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखें, क्या किसी समुदाय में, हम किसके बारे में बात करें, किसी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या किसी समुदाय में प्रजातियों की संख्या पारिस्थितिक तंत्र के कामकाज के लिए वास्तव में मायने रखती है क्या? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका पारिस्थितिक विज्ञानी कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाए हैं। कई दशकों से पारिस्थितिक विदों का मानना था कि अधिक प्रजातियों वाले समुदाय आमतौर पर कम प्रजातियों वाले समुदायों की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN का नाम आप सबने सुन रखा होगा, जो अलग अलग से लिस्ट निकालते हैं कौन से इंडेंजर्ड है और किन किन जीव जो है आपके उनके लिए खतरा है। तो IUCN 2004 के अनुसार अब तक वर्णित पौधों और जानवरों की प्रजातियों की कुल संख्या इतनी मिलियन से अधिक है, ये आपको बता दिया गया है। अब यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। आते हैं जरा अगले क्वेश्चन पर, यही सेम चीज है जो आपको इंग्लिश में दिख रही है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में है, आपको ये बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिर जैव समुदाय की विशेषता नहीं है। ध्यान दिया आपने, देखो अब आपका पूरा कंसंट्रेशन किस पे गया, जो आपने के पास में आपके पास कुछ लाइंस लिखी हुई थी जिसके बारे में क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया, तो आपने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया। जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, अगर गलती से भी नहीं, अगर आपने अवॉइड कर दिया तो अगेन यू विल बी गोइंग फॉर रॉन्ग आंसर। तो नहीं को सबसे पहले हमने हाईलाइट किया, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यह विदेशी प्रजातियों के आक्रमणों के लिए प्रतिरोधी होना चाहिए, ठीक है भाई। इसे साल दर साल उत्पादकता में बहुत अधिक भिन्नता नहीं दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। एक स्थिर समुदाय में सभी प्रजातियां समान रूप में महत्वपूर्ण है, किसी की अनुपस्थिति से अस्थिरता की ओर ले जाता है। भाई यहाँ पर क्या पूछा था आपसे,
विशेषता नहीं है पूछा था, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ये। चला जाए जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रिवेट पॉपर परिकल्पना में रिवेट का अर्थ क्या होता है बच्चा? इसका अर्थ होता है प्रजातियां। करेक्ट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। यहाँ पर रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में जो रिवेट है उसका मतलब क्या होता है? प्रजातियां, यानी कि जो आपकी स्पीशीज हो जाएंगी। चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिस वैज्ञानिक ने साबित किया कि प्रजाति की समृद्धि सीधे समुदाय की स्थिरता से संबंधित है, वो कौन है? ये आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे डेविड टिलमैन। ठीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, इसमें बहुत कुछ ऐसा करना नहीं था। द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट स्पीशीज रिचनेस डायरेक्टली कोरिलेट विद द स्टेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी। कोई कम्युनिटी जो है वो कितनी स्टेबल होगी, उसी से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था डेविड टिलमैन। चलेंगे जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध समूह है? अगर आप देखेंगे यानी कि जो आपका सबसे ज्यादा प्रजाति समूह का मतलब समझते हैं आप, यानी ये वाला जो होगा मोस्ट स्पीशीज रिच ग्रुप कौन सा होगा, वो आपका हो जाएगा इसका फिशेस का। करेक्ट है भाई, आ रहा है सबको समझ में? कशेरुकी जीवों में सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध जो होगा वो किसका हो जाएगा? फिशेस का हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे हम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है भाई, तो यहाँ देखिएगा जरा। क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता की व्याख्या करने में प्रस्तावित विभिन्न परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं सिवाय, ये ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट पूछ लिया, इसके अलावा, यानी इसका जो स्टेटमेंट है दिख रहा है सीधा, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव सेंस में पूछ रहा है। पहला, शीतोष्ण क्षेत्र में हिमनदन होता रहता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय अक्षांश अपेक्षाकृत आबादित रहे हैं। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद उष्णकटिबंधीय वातावरण में अधिक आर्द्रता नमी होती है, जो जैव विविधता को फलने फूलने में मदद करती है। चूंकि स्टेटमेंट कैसा पूछा है? एक्सेप्ट पूछा है। फिर आगे, उष्णकटिबंधीय वातावरण में कम मौसमी परिवर्तन होते हैं और ये अधिक स्थिर होता है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, जो उच्च उत्पादकता और परिणाम स्वरूप जैव विविधता में योगदान देते हैं। करेक्ट है भाई, यहां से समझ में आ गया। क्योंकि एक्सेप्ट लिखा है इसीलिए हम इस वाले ऑप्शन को देखेंगे। ध्यान से दीजिएगा, देखिए इंग्लिश में बोल देती हूँ। द फॉलोइंग आर द वेरियस हाइपोथेसिस, यानी ये कुछ हाइपोथेसिस है, ऐसा माना गया है, proposed in explaining the greatest biological diversity in the tropics। ट्रॉपिक्स का मतलब समझते हैं, जैसे हमारे पास अगर आप ये देखेंगे, ये हमारा अर्थ है, अर्थ में अगर आप देखें तो ये हमारा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच की बात, यानी कि हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक्स का। तो टेम्परेट रीजन्स आर सब्जेक्टेड टू ग्लेशिएशन, बट ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब। चूंकि यहाँ पर किसके बारे में पूछा है? एक्सेप्ट। आपको ये बताना था, तो हमें साफ साफ समझ में आ गया था कि भाई ये वाला क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स हैव मोर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर विच हेल्प द डाइवर्सिटी टू फ्लोरिश। तो चूंकि एक्सेप्ट है इसलिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चला जाए भाई नेक्स्ट वाले सवाल पे जरा चलते हैं जरा। तो नेक्स्ट है आपके पास में, जरा यहाँ देखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप ये बताइए परिपक्व परागकणों में डैश मौजूद होता है, यानी ये कैसा है? मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन अगर होगा उसमें आपको बताना है। यहाँ पर देखिएगा, सेल्स प्रेजेंट इन द मैच्योर पॉलन ग्रेन्स, वो क्या होंगे? तो वो मुझे साफ साफ समझ में आता है, ये क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स इसके अंदर में हो जाएंगे। अगर हम हिंदी में जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, परिपक्व परागणों के अंदर में कायिक कोशिका और जनन कोशिका मौजूद होती है। करेक्ट है भाई। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। अगेन फिर आपके पास मैच द फॉलोइंग। भाई मैच द फॉलोइंग में से हम क्या करेंगे? ऑप्शंस देखेंगे, कौन कौन से ऑप्शन को हम देख सकते हैं। तो जरा देखिएगा, ये है संरचना और ये है उनके कार्य। तंत्र रूप उपकरण, टेपिटम, एक्साइन, फ्लूकिन, और आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान सा पड़ जाता है। यहाँ देखिएगा जरा, इसका रिलेशन इससे, फिर ये, उसके बाद से आपके पास आता है ये, और ये हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास ये आ जाता है। करेक्ट है भाई, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया। तो आपके पास ये जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलो जाए जरा आगे बढ़ते हैं। ये रहा
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट आपके पास में है, जरा ये देखिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है भाई, प्राथमिक के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का उत्पाद है। यहाँ पर देखिएगा, इसी चीज को अगर हम इंग्लिश में करते हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ये? चले जरा आगे वाले क्वेश्चन पे जरा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। मनुष्य में स्तन ग्रंथि को डैश पालियों में या भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि इंग्लिश में देखेंगे, इन ह्यूमंस मेमोरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू लोब। कितने लोब हो जाएंगे आपके पास? 15 से 20 लोब हो जाएगा। करेक्ट है भाई, यहाँ देखिएगा 15 से 20 लोब हो जाएगा। चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, जरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे भाई। नेक्स्ट है, मानव भ्रूण में लिंग निर्धारित होता है। अब कहीं ना कहीं बोलते हैं कि भाई मेल या फीमेल जो बेबी होगी ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये जो मेल होते हैं उनके स्पर्म जो होंगे उनके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जरा यहाँ देखिएगा, सेक्स इन ह्यूमन एम्ब्रॉयो इज डिटरमिन्ड बाय एक्स और वाई क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म, इसी से ही डिसाइड होता है। करेक्ट है भाई, ये पोर्शन सबको समझ में आ गया? तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही होंगी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है कि भाई मेल होगा या फीमेल होगा। जनरली माना जाता है कि भाई लेडीज हैं उनको उनको जिम्मेदार मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो स्पर्म होगा उसके अंदर में, अगर आप जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर देखिएगा एक्स और वाई क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये उस बात पे डिपेंड करता है। करेक्ट है भाई? चला जाए जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंड जनन के निम्नलिखित चरणों को उनके होने के उचित क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि अगर यहाँ पर देखिएगा जो अंड जनन होगा वो कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप, जरा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें? अंड जननी। उसके बाद से आपके पास क्या हो जाएगा? प्राथमिक अंडक। फिर आपके पास क्या हो जाएगा? द्वितीय अंडक। तब जाके लास्ट में बनेगा अंडाणु। इसको करने के लिए मुझे साफ साफ समझ में आया था कि लास्ट में तो अंडाणु ही बनना। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? करेक्ट है। और उसके बाद फिर हमें स्टेप्स यहाँ पर देखने, तो मुझे साफ साफ समझ में आ जाता। इसके इन दोनों ऑप्शंस में से मैं देखती तो मुझे समझ में आता। तो जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला। हटा देती हूँ इसको और यहाँ पर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बी के लिए। ठीक, चला जाए जरा नेक्स्ट वाले सवाल पर जरा चलते हैं, वहां देखेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पेपर में मैच द फॉलोइंग, कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड, टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ चीजें आपसे चेक करने की कोशिश की गई है पेपर में। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनेसिस इन द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, ये वाला तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए, देखिएगा यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपर्यास विशेषकों का युग्म नहीं है। इसी को जरा इंग्लिश में देखते हैं। कोशिका विभाजन चक्र के दौरान क्रोमेटिड पृथक्करण की विफलताओं के परिणाम स्वरूप जो है, एक यहाँ देखिएगा क्वेश्चन को था, सॉरी ये वाला क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ रिसेसिव ट्रेट स्टडीड बाय द मेंडल। तो इन्होंने क्या नहीं पढ़ा था? पिंक एंड व्हाइट फ्लावर। तो हमारे पास नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुलाबी और सफेद पुष्प हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है ये? चला जाए जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले तो देखते जरा। नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। कोशिका विभाजन चक्र के दौरान क्रोमेटिड के पृथक्करण की विफलताओं के परिणाम स्वरूप क्या चीज होगा? ये हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे जरा यहाँ पर, फेल्योर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमेटाइड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन एन्यूप्लॉइडी। ठीक, चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ जरा चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट आपके सामने, हाँ ये रहा आपके लिए, ध्यान रखेंगे जरा, इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा जरा। अब आता है आपके पास दंत कोशिका जो है आपका, ये कहीं ना दात्र कोशिका अरक्तकता, सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। के बारे में सही मिलान वाली जोड़ी का आपको चयन करना है कि कौन सा ऐसा होगा जो इसमें सही होगा। तो जरा ध्यान रखेंगे, ये जो है आपका HBS यहाँ पर ऐसे आएगा, HBS ऐसे आएगा, ये दिख रहा है, HBA आएगा। तो यहाँ से मुझे साफ साफ समझ में आ जाता है कि आपके पास में जो नीचे दिए गए हैं, यहाँ पे जो दिए हैं, इनमें से ये वाला जो ऑप्शन है सही उत्तर चुनिए। तो सही मिलान वाला आपका पास हो जाएगा HBS रोगग्रस्त फिनोटाइप, HBA रोग के वाहक। तो आपके पास C और D वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास में, ये सेम चीज इसमें भी लिखी हुई है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, वैज्ञानिक और उन्होंने क्या खोज की है। भाई ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे साफ साफ समझ में आ गया। सटन और बोवरी वंशागति क्रोमोसोम सिद्धांत हो गया, फिर उसके अलावा स्टेवेंट हो गया आनुवांशिक मानचित्र, हैकिंग का हो गया एक्स शरीर, और ग्रिफिथ का जो है आपके पास जो बच गया वो ये वाला होगा बैक्टीरिया में रूपांतरण। ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलेंगे जरा नेक्स्ट वाला, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, अब हम बात करें न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अगेन अब ये क्या बात कर रहे हैं, बात करें कि कौन सा कथन ऐसा हो जाएगा जो गलत हो जाएगा, जरा इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिएगा, और इनके जो ऑप्शंस हैं जरा वो हम देखेंगे। ये रहे इनके ऑप्शंस हिंदी में, और ये रहा आपके सामने जो कि इंग्लिश में रहा। तो यहाँ पर आपको बताना था, तो जरा हम चलेंगे जरा, ये देखो। तो प्यूरिन और पाइरिडिमिन नाइट्रोजनीय क्षार हैं। न्यूक्लियोटाइड गैर एंजाइमेटिक अणु होते हैं, इनको देखना है। फिर उसके बाद फॉस्फेट समूह को फॉस्फोरस लिंकेज के माध्यम से न्यूक्लियोसाइड के 5 डिग्री सेल्सियस के OH से जोड़ा जाएगा, ये हो गया। उसके बाद से हमारे पास आता है, हाँ जी, आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में राइनोज में 2 स्थित पर एक अतिरिक्त OH समूह मौजूद होता है, ये हो गया। और उसके बाद से फिर हमारे पास आता है थाइमीन पैराडिमिन का एक उदाहरण है। इनमें से पूछा गया है कौन से कथन गलत हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपके गलत है। आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपके पास में, सी वाला ऑप्शन, चूंकि यहाँ पर पूछा गया था आपको गलत पूछा गया था, इसमें से गलत कौन से हैं। ठीक, चले जरा यहाँ देखिएगा, आपके पास इनकरेक्ट पूछा हुआ था, तो हमारे पास कौन सा आ गया था, बी एंड डी वाले। ठीक, क्लियर है ये। अब चलते हैं जरा हम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं जरा। लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दिए गए चरणों को प्रारंभन से समापन तक उचित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यानी आपके सामने कुछ आपके जो ये लिखे हुए हैं, इनको क्या करना है, सिस्टमैटिक वाइज आपको इनको लगाना है। और यहाँ पर कोई पॉजिटिव जो है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, सारे पॉजिटिव है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा। अब इसको एक काम करते हैं, जरा सीरीज वाइज जरा हम लगाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का पाचन, डीएनए का विलगन के बारे में बात कर रहे हैं, चिन्हित VNTR प्रोब का उपयोग करके संकरण, और फिर पृथक डीएनए खंडकों का संश्लेषित झिल्ली पर स्थानांतरण यानी ब्लॉटिंग के बारे में बात करते हैं। सेम क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं इंग्लिश में। अरेंज द गिवन स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन द सीक्वेंस फ्रॉम इनिशिएशन टू एंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, hybridization using labeled VNTR probe and transferring blotting of separated DNA fragment to synthetic membrane। तो हमें साफ साफ समझ में आएगा, पहले कौन सा होगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए आएगा, उसके बाद डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा, फिर आपके पास में ट्रांसफरिंग ब्लोटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, और उसके बाद आएगा हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब। तो आपके पास में जो ये ऑप्शन है ये कौन सा हो जाएगा, आपके पास सी वाला ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी आपके पास ये हो जाएगा। पहले आप ये कर लीजिए यहाँ पर, फिर उसके बाद आप इस पे चले जाइए, फिर आप इस पे आ जाइए, और फिर लास्ट में आप इस वाले उस पे आ जाएंगे। इस हिसाब से आप इसका कर सकते हैं, करेक्ट है। तो ये था आपका जो अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये सारे पेपर्स थे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक, तो मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आप सबको जो भी आंसर्स कराए हैं वो आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया है ये आपको काफी अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू।